तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 1 जिसको लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के नाम से जानते हैं। और यह इस वीडियो का पार्ट 4 है, जिसके पहले हमने पार्ट 3 वीडियो तक आपको बताया था। उस वीडियो में बताया था कि शासन के कितने प्रकार होते हैं, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाह वगैरह सब कुछ बताया था। इसके अलावा सरकार के 3 अंग बताए थे हमने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की सभी सबके बारे में आपको फुली डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दे दिया था। और आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सत्ता की साझेदारी क्या होता है ये समझेंगे। इसके अलावा सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता या ज़रूरत क्यों पड़ता है ये भी पढ़ेंगे। प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह के बारे में पढ़ेंगे और सामाजिक विभिन्नता और विभाजन के बारे में समझेंगे। और इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए इस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे जिसको आपको पता है। तो आइए शुरू करते हैं फटाक दे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे सत्ता का मतलब होता है क्या चीज़, ये समझेंगे पहले। यहाँ पे सत्ता लिखे हैं, साटा नहीं। सत्ता का मतलब होता है शासन, और शासन का संबंध लोकतंत्र से है, ना कि राजतंत्र से। समझ रहे हैं। देखिए साझेदारी का मतलब हिस्सेदारी। साझेदारी का मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी या पार्टिसिपेशन। यानी जब कोई व्यक्ति शासन में साझेदारी लेता है यानी भाग लेता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो सकता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। तो जब कोई व्यक्ति या जब कोई नागरिक, जब कोई नागरिक, ठीक है, या किसी देश की जनता शासन की प्रणाली में भाग लेता है तो उसको हम सत्ता की साझेदारी के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। जब कोई व्यक्ति शासन की भागदौड़ में या शासन के क्रियाकलाप में भाग लेता है तो ऐसे प्रोसेस को हम सत्ता की साझेदारी के नाम से जानते हैं। अब किस प्रकार के शासन व्यवस्था में, तो याद रखिएगा लोकतंत्र में, ठीक है। अब शासन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे सरकार की बात करें तो सरकार के बहुत सारे अंग होते हैं और सरकार के बहुत सारे स्टेप भी होते हैं। तो यदि लोकतंत्र की बात हो रही है तो इसमें हो सकता है कि राज्य स्तर पर भी हो सकता है, यानी राज्य सरकार के हाथ में भी वो शासन व्यवस्था में भाग ले सकता है, या फिर केंद्र सरकार के शासन व्यवस्था में भी भाग ले सकता है, यानी कोई व्यक्ति या उस देश का कौन नागरिक, याद रखिएगा। या ये भी हो सकता है कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कौन कौन 3 अंग होते हैं तो याद रखिएगा, आपको बताया पहले वीडियो में। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों स्तर पर अगर कोई नागरिक जा रहा है और कार्यों का संपादन कर रहा है अच्छे तरीके से, तो उसको बोलेंगे कि सत्ता में उसने साझेदारी किया है, उसने सत्ता में हिस्सेदारी लिया है। और आखिर क्या ज़रूरत है सत्ता की साझेदारी में, सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत क्यों है, आखिर इसमें लोग शामिल क्यों होना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली याद रखिएगा दोस्तों कि भारत की अगर हम बात करें, किसकी, भारत की, तो भारत विभिन्नताओं का देश है, जहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय और धर्म के अंदर भी अनेक जातीयता बटी गई है। और यदि सभी धर्मों, सभी जातियों को समान रूप से शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं दिया जाएगा ना, तो मार हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, मार हो जाएगा, जिसका परिणाम होगा कि देश पूरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो सकता है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी धर्मों के लोगों को या सभी धर्मों के नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो या किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, सबको बारी बारी से शासन में आने की छूट दी गई होती है, ठीक है। और ये छूट ऐसा नहीं दिया गया होता कि आज उठे आज चल दे एक बार में शासन व्यवस्था में सीधे बन जाए क्या, व्यवस्थापिका, सीधे जज बन जाए, ऐसे नहीं दिया गया है, ठीक है। चुनावी प्रक्रिया के द्वारा आप इस शासन व्यवस्था में भाग ले सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि सत्ता की साझेदारी में हम ऐसे फ्री में नहीं जाते हैं, जनता उसका चुनाव करती है और जनता ही अपने द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को उस शासन व्यवस्था में या उसके पद पर नियुक्त करती है। समझ रहे हैं। तो ये बेसिकली किसके द्वारा निर्धारण होता है, तो चुनाव के द्वारा निर्धारण होता है। ये नहीं होगा कि कोई शासन व्यवस्था में शासन कर रहा है उसको हटा के किसी और को बैठा देंगे, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि सरकार के विभिन्न पदों पर जनता या किसी देश के नागरिक के द्वारा उसके कार्यों में सहयोग देना, ये होता है सत्ता की साझेदारी या हिस्सेदारी होता है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत पड़ने का मुख्य रीजन है कि भारत विभिन्नताओं का देश है। अगर सभी धर्मों को बारी बारी से उस शासन व्यवस्था में जाने की छूट दी गई हो तो ऐसी स्थिति में 2 संप्रदायों के बीच कभी युद्ध नहीं हो सकता है, या अन्यथा 2 संप्रदायों में कभी भेद और विभेद नहीं हो सकता है। तो आज के समय में आप जानते भी होंगे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी पद होते हैं ना सरकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, उन सबके ऊपर कभी हिंदू धर्म के लोग शासन करते हैं या शासन की सत्ता की साझेदारी में भाग लेते हैं, कभी मुस्लिम धर्म के, कभी सिख, कभी ईसाई, ऐसे सभी धर्मों के लोग ऐसे शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। किसी एक धर्म का, किसी एक कौम का या किसी एक जाति के लोग उसमें शासन में भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखेगा इसका मतलब है। तो हम कह सकते हैं ना कि सत्ता की साझेदारी में एग्जैक्टली लोग भाग क्यों ले रहे हैं, तो टकराव को कम करने के लिए। क्या कम करने के लिए, टकराव को कम करने के लिए, ठीक है। तो टकराव को कम करने के लिए सत्ता में साझेदारी की जरूरत पड़ती है। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं लिया जाए किसी के द्वारा, ठीक है, या किसी एक ही धर्म के द्वारा लिया जाए तो वैसे कंडीशन में टकराव उत्पन्न हो सकता है, दो धर्मों के बीच में विवाद उत्पन्न हो सकता है। और आपको पता है कि भारत में सबसे बड़े 2 धर्मों में है कौन कौन, तो हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। तो ये दोनों धर्म क्या है, सबसे अधिक बहुमूल्य मात्रा में भारत में अभी अवेलेबल है। तो दोनों को ना इस शासन व्यवस्था में
साझेदारी दिया जाता है, ना कि किसी एक धर्म के लोगों को, ठीक है। तो इस वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी। अब आगे हम समझते हैं कि दबाव समूह क्या होता है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है। दोस्तों अगर हम प्रेशर ग्रुप की बात करें, देखिएगा गौर से, अगर हम दबाव समूह की बात करें तो दबाव समूह का मतलब होता है कि जब कोई चुनी गई सरकार, ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री हो गए या फिर किसी देश के मुख्यमंत्री हो गए, जब किसी शासन व्यवस्था में यानी बेसिकली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनी गई सरकार जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं करती है, किसकी, उस देश के नागरिकों की इच्छाओं की पूरा नहीं करती है या उस देश के जनता की इच्छाओं की पूरा नहीं करती है, तो वैसे कंडीशन में दबाव समूह को प्रेरित किया जाता है। दबाव समूह को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, ताकि उस नागरिक उस जनता की इच्छाओं को पूरा किया जा सके, उनके डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है, दबाव समूह को लाया जाता है। जब वह सरकार उनकी बातों या उस देश के नागरिकों की बातों को नहीं सुनती है तब दबाव समूह को लाया जाता है। अब क्या सर दबाव समूह का कोई संविधान में प्रस्ताव है क्या, तो संविधान में नहीं है, परंतु ये लोग अपने आप में दल बनाते हैं, अपने आप में समूह बनाते हैं और यही समूह सरकार के प्रति क्या करते हैं, तो प्रतिक्रिया करते हैं। और जब सरकार के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तो वैसे कंडीशन में जिस बात की मांग हो रही थी ना, जिसका मांग हो रहा था, डिमांड हो रहा था जनता द्वारा या नागरिक द्वारा, वो पूरा कर दिया जाता है। तो सर दबाव समूह में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो एग्जैक्टली आप याद रखिएगा, दबाव समूह में जो शामिल होते हैं वो ये हो सकते हैं, देखिएगा, तो दबाव समूह के मुख्य रूप से प्रेरित करने का मुख्य जिम्मेवारी या जो भी जिस व्यक्ति को जिस चीज़ से तकलीफ होता है सरकार से ना खफा होता है, तो वैसे कंडीशन में या तो छात्र शुरू कर सकता, नहीं तो शिक्षक या डॉक्टर या नर्स या किसान। तो इसमें एक ही कोई व्यक्ति शुरू नहीं करता है। अगर छात्र हित में कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे कोई टाइम से एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है या एग्जाम होने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है या वैसे स्थिति में कभी वैकेंसी निकल रही है, तो वैसे कंडीशन में छात्र जो अपने होते हैं ना समूह बनाते हैं और छात्र समूह बनाने के बाद उस बोर्ड के खिलाफ क्या करते हैं, तो प्रदर्शन करते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को हम दबाव समूह बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि नहीं एग्जाम जल्दी लो ताकि हम लोग भी उसमें एप्लीकेबल हो जाए। तो छात्र भी क्या करते हैं, अपने दबाव समूह सरकार के प्रति रख सकते हैं कि आप इसका एग्जाम जल्दी से करा दीजिए। और ऐसे में रेलवे एनटीपीसी का जो पहले आज से लगभग 2 साल पहले रेलवे एनटीपीसी का आपने देखा भी था कि कितने छात्रों ने क्या किया था, इसका प्रदर्शन किया था। तो केवल प्रेशर ग्रुप बनाया था उन्होंने, दबाव समूह, और दबाव समूह बनाकर सरकार के ऊपर जोर डाला, जिसकी वजह से एनटीपीसी ने एग्जाम कंडक्ट कराया, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि अगर शिक्षकों का तनख्वाह यानी सैलरी, सरकारी शिक्षकों की सैलरी कम है और सरकार इसको बढ़ा नहीं रही है, तो ऐसे कंडीशन में देश के अंदर जितने भी सरकारी टीचर है पूरा खुली आंदोलन कर सकते हैं। या जिस राज्य के शिक्षकों की सैलरी बहुत कम है तो वो भी खुली आंदोलन कर सकते हैं या दबाव समूह को प्रेरित कर सकते हैं। यदि सरकारी डॉक्टर के अगर फीस की बात करें या उनके और भी बहुत सारे मैनेजमेंट की बात करें, तो अगर उनके मैनेजमेंट को सरकार सही से कंडक्ट नहीं कर रही है तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर भी दबाव समूह बनाकर, और किसके ऊपर, तो गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, दबाव समूह बना सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। किसान तो सबसे ज़बरदस्त अभी के टाइम में फेमस है। पंजाब के किसान हर साल क्या करते हैं, तो विद्रोह नहीं मतलब दबाव समूह बनाकर और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ताकि उनके जितने भी अनाज की जो दरें हैं उसकी दर की कीमत को यानी एमएनपी को बढ़ाया जा सके। तो वैसे स्थिति में किसान भी कर सकते हैं। यानी फाइनली ये सब ग्रुप बनाकर अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए सरकार के खिलाफ दबाव समूह बनाते हैं। तो दबाव समूह वह समूह है जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसी देश के नागरिक अपने मूल्यों की पूर्ति के लिए या अपने मांगों की पूर्ति के लिए सरकार के खिलाफ क्या बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, जिस समूह को हम दबाव समूह कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आया होगा क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे, जैसे सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता की बात करें तो सामाजिक विभिन्नता का मतलब कि किसी देश के अंदर कौन कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती है। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत के अंदर यहाँ पे भारत की इस साइड में एक देश था जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। तो अब अगर हम इस साइड बात करें तो भारत के इस साइड में एक देश था जिसका नाम पाकिस्तान है, ठीक है, क्या है, पाकिस्तान है। और यहाँ पर था ये पूर्वी पाकिस्तान। आज के देश में इसको हम आज के समय में इसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय क्या था, उस समय था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। और ये था पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, पाक लिखे शॉर्टकट में समझिएगा। देखिए भारत की बात करते हैं, भारत में विभिन्नताओं का पूरा भंडार है, चाहे वो जाति के आधार पे हो या धर्म के आधार पर हो या क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर हो। इस साइड में पर्वतीय इलाकों में लोग रहते हैं, इस साइड में पठारी इलाकों में लोग रहते हैं और इस साइड में मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनमें सबसे अधिक धर्मों के प्रति भी विविधता है। सामाजिक विविधता की बात करें तो क्षेत्र के स्तर पर भी विभिन्नताएं पाई जाती है, काले और गोरे रंग के आधार पर यानी रंग के आधार पर भी विभिन्नताएं पाई जाती है, भाषा के आधार पर भी विभिन्नताएं पाया जाता है, नस्ल के आधार पर भी क्या पाया जाता है, विभिन्नता। तो भारत एक विभिन्नताओं का देश है, समझ रहे हैं, भारत क्या एक विभिन्नताओं का देश है। तो याद रखिएगा सामाजिक विभिन्नता का मतलब कि इनमें जिस आधार पर जो अंतर पाया जाता है, चाहे वो जाति के आधार पर हो सकता है या क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, नस्ल के आधार पर हो सकता है, रंग के आधार पर हो सकता है, तो ऐसे अंतर को मिलने वाले समाज में जो अंतर होता है उस अंतर को हम सामाजिक विभिन्नता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन का सबसे बेस्ट उदाहरण है ये पाकिस्तान और भारत। देखिए हम जानते हैं कि पाकिस्तान में उस समय सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा था, है ना।
मुस्लिमों की संख्या सबसे ज़्यादा था और भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा था। ठीक है, इधर हिंदू इधर मुस्लिम की संख्या ज़्यादा था और यही रीज़न था कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नापाक नेता ने 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया और साथ ही साथ ये पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्नताओं के कारण ही तो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर भविष्य में कभी भी भारत का विभाजन फिर से होगा या मान लीजिए नहीं होगा, अगर होगा विभाजन तो समझिएगा उसका मुख्य रीज़न कौन है, तो सामाजिक विभिन्नता है। सामाजिक विभिन्नता ही सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। अगर पूरे भारत में केवल हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा बहुलता होती या केवल एक ही धर्म की सबसे ज़्यादा बहुलता होती अगर, तो भविष्य में कभी भी भारत का विभाजन नहीं होता। आज अखंड भारत पूरा बांग्लादेश से लेकर जितना भी भारत से सटे हुए पड़ोसी देश है, जिसको अखंड भारत पहले कहा जाता था, वो कभी समाप्त नहीं होता। समझ रहे हैं, याद रखिएगा। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मुख्य रीजन है कि यहाँ पे विभिन्नता पाई जाती थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम और हिंदू धर्म में ज़्यादा बहुलता थी, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में भारत का विभाजन पाकिस्तान से करा दिया। याद रखिएगा। तो हम समझ पा रहे हैं कि सामाजिक विभिन्नता ही जो होता है ना, ये सामाजिक विभाजन का रूप धारण करती है। ठीक है, और बातें तो अगर ये तो पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें भी विभाजन हो सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले कहता था कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ये भारत में आज भी है, जिसको धारा 370 के अनुसार अलग रखा गया है। ठीक है, तो आई होप आज के इस सेशन को आप समझ पाए होंगे। ये पार्ट 4 वीडियो था, पार्ट 6 वीडियो, 7 वीडियो, ऐसे करके सीरीज के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सोशल साइंस में ये पहले किताब हम शुरू किए, लेकिन साइंस का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इन सब का भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।